हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का डिस्कशन किया था और एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, जो कि बेसिकली वेव प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रॉन जो हमें पता है वो हम कहते हैं पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी वेव है। तो इस रिजल्ट के बेसिस पर अल्टीमेटली डी ब्रोगली ने यह कंक्लूड किया कि जिस तरह से हम लाइट के लिए कहते हैं कि लाइट ड्वेल नेचर पजेस करती है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, सिमिलरली पार्टिकल्स भी ड्वेल नेचर पजेस करते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लिखिए, लाइन लिखिए, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं, like particles also possess dual nature. Particles also possess dual nature, that is wave as well as particle nature. That is wave as well as particle nature. लेकिन फिर से मैं बता दूं, यहां पर बहुतों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी पार्टिकल नेचर भी है और इनकी वेव नेचर भी है। तो बहुतों को ये लगता है कि इसका मतलब पहले हम सोचते थे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा एक स्ट्रेट पाथ में, अब हमें ऐसे सोचना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह मूव कर रहा होगा। फिर से कहूंगा ऐसा नहीं है, फिर से कहूंगा कि ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉन एक वेव है, अब आप उस इलेक्ट्रॉन की पिक्चर नहीं बना सकते, आप उस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हो, उस इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। जैसे वेव होती है ना, कंटिन्यूअस होती है, उसका कोई एंड नहीं होता है। एक वेव जो होती है ना, एम्पलीट्यूड वेरी करता, कहीं ज्यादा कहीं कम एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, बट वेव का कोई एंड नहीं होता है। उसी तरह से स्ट्रिंग वेव वगैरह में आप सोच सकते हो, एक स्ट्रिंग वेव में जरूर आपको दिखता है, सब देखो ये वेव यहीं से यहीं तक है, बट जो लाइट वेव्स होते हैं उसका कोई एंड का कोई नहीं पता, किसी को नहीं एंड का। तो अगर आप पार्टिकल्स को भी वेव बोलते हो तो फिर उस पार्टिकल कहाँ है, ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा हो जाता है। जो हम सोचते हैं ना, यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आप वेव की तरह सोचोगे तो। ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो जाएगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, कह सकते हो वैसे तो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जो बोहर मॉडल में हम कहते थे ना, एक ड्रॉबैक है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसे लाइट एमिट करनी चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए। अब इसका कोई आंसर बोहर ने भी नहीं दिया था, लेकिन अगर आप डी ब्रोगली यूज कर लो तो बोहर मॉडल का आंसर मिल जाए। क्यों? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है, और मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो पार्टिकल्स के लिए थी। तो अगर आप मैक्सवेल के ड्रॉबैक से बचना चाहते हो, मैक्सवेल का जो प्रॉब्लम था उससे बचना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मत बोलो, इलेक्ट्रॉन को वेव बोल दो, बात खत्म। यहाँ पार्टिकल बोलोगे तो फंस जाओगे, वेव बोलोगे तो बच जाओगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि केवल वेव है या केवल पार्टिकल, हम कह रहे हैं ड्वेल नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस से अब हम कह सकते हैं कि हाँ बोहर मॉडल सही हो गया, नहीं। अब तो और कंफ्यूजन आ गए। बोहर ने प्योरली इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, जबकि डी ब्रोगली कह रहा है कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब पहले तो सिंपल से एक दो मैं फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं जो हम यूज करते हैं। इवन ये तो स्टेटमेंट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और अब डी ब्रोगली ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी उसका एक फॉर्मूला भी दे दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। यहाँ पर h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल, v स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और l लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ है। इनफैक्ट इसे पता है क्या बोला जाता है बहुत बार, वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसे बोला भी इसे जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। पार्टिकल की वेवलेंथ को जनरली हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं। बट फिर से कहूंगा, यहां पर इमेज इवन
वेव्स में तो फिर भी ठीक, हमने इस तरह से कुछ देख लिया, दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर मत बनो, वेवलेंथ है बस निकाल सकते हैं, मास पुट कर दो, वेलोसिटी पुट कर दो, आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है अलग अलग तरह से, H/mv, और कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं mv, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m ke, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से mv की वैल्यू क्या आ गई, h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो डायरेक्ट ये यूज कर लो, स्पीड दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। इवन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल अगर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, अगर चार्ज पार्टिकल है और अगर हम उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, qv। v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, qv। यहां पर हम मान रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, फॉर ए चार्ज पार्टिकल, टू एम क्यूबी, क्यू चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹, n की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यूज हमें पता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर दें तो ये आ जाता है √150/v। अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनमें से जिससे कैलकुलेशन कम लगे वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट। वेलोसिटी पता तो ये यूज कर लो, काइनेटिक एनर्जी पता तो ये यूज कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस पता तो ये यूज कर लो, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो जो h की वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 -34। अगर आप, ठीक है स्पीड आप कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 50, 100 मीटर पर सेकेंड टाइम। मास, अगर यहाँ पर मास भी 1, 2, 3 किलोग्राम या ग्राम है इस तरह से, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 10⁻30 इस ऑर्डर का होगा, और 10⁻30 जो कि बहुत ही कम है, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली जो मास हम डील करते हैं ना, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, किलोग्राम, वहां पर ये जो वैल्यू आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की बहुत कम आती है, जिसे हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि वो कोई वेव नेचर शो नहीं कर रहा है। ये बेसिकली वेव नेचर तभी पिक्चर में आती है जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है। जब ये मास 10⁻30 किलोग्राम या इस रेंज में जब जाता है तब फिर ये लैम्डा की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो सकती है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो एक दो सिंपल से क्वेश्चन लिखो, कुछ खास नहीं, जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेट the wavelength associated with a particle of mass 66.2 ग्राम, 66.2 ग्राम, moving with a speed of 1
जस्ट अ मिनट, कैलकुलेशन आसान कर लेता हूँ। $360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर यही लेते हैं। निकालते हैं लेंगे एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में, ऐसा यूनिट है। मास 66.2 ऐसा यूनिट, किलोग्राम में पुट करना होगा, किलोग्राम। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा आपको मीटर पर सेकंड्स में, तो 360 इंटू आई थिंक 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो इसको, 20 ये 10 ये 100 10,000 कैंसिल, आंसर आ जाएगा ये 5 रह गया, नहीं 5 भी चला गया, 10⁻⁻34। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करें तो मीटर में आ जाएगा आंसर। और जूल को भी लिखना पड़ेगा आपको, न्यूटन जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर 10⁻⁻34 मीटर, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से, यानी जो कि बहुत कम है। आप सोचो एक टेनिस बॉल को शायद, या एक क्रिकेट की बॉल को अगर हम, जिसका मास हो सकता है रफली इसी रेंज में, अगर आप इसको थ्रो कर रहे हो, इतनी स्पीड से भी थ्रो करोगे तो भी इसकी वेवलेंथ इतनी कम है, तो इससे कम स्पीड पर तो वेवलेंथ और कम होगी, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व तभी कर पाएंगे जब मास और कम होगा। ये जो मास है ना वो बहुत कम होना चाहिए, तभी आप और हम इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसलिए डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सारी बातें तब हमें सोचनी पड़ती जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको यूज किया जा सकता है। अच्छा, यहीं पर एक पार्ट और आता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं, उसको डिराइव किया जा सकता है। यानी mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग बोहर्स, सॉरी यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हेडिंग ऑन डेरिवेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन rule using de Broglie hypothesis। लेकिन ये फॉर्म हम डिराइव तो करने जा रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं ये जो पूरा डेरिवेशन है, इसमें जो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है वो ना तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग सही है, वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम पिक्चर बना रहे हैं, डी ब्रोगली ने ऐसा नहीं कहा है। बट आप कह सकते हो कुछ गलत पिक्चर बना के हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कुछ गलत इमेज बना के हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, वो समझाता हूं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वो किस तरह की वेव, उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, मतलब किस इमेज नहीं बना सकते हम उसकी।
इमेज नहीं बना सकते, बट इस डेरिवेशन में हम उसकी इमेज बना रहे हैं, यहां पर वेव्स भी अलग अलग तरह की होती है। तो पर्टिकुलरली जो इन वेव्स की हम बात करें उसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, पहले थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, ये हो सकता है आप में से बहुतों ने इसको जनरेट किया हो, पहले तो दिखता था, आजकल तो इस तरह के टॉयज या नहीं दिखते। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जो ढक्कन होते हैं ना, आप उसमें क्या करो, 2 होल कर दो छोटे से, ठीक है, और उसमें एक धागा फंसा के अपनी उंगलियों में ऐसे फंसा दो और फिर इसको तेज तेज हिलाओ, बहुत देर तक हिलाते रहोगे, फिर आप उसको ऐसे करके देखो। इनिशियली आप थोड़ा इसे हिला के फिर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ अपने आप आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, अपने आप। इवन जो थ्रेड जो है उसको अगर आप देखोगे ना, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी थ्रेड ऐसी लगेगी जैसे थ्रेड जो है ना वो स्प्लिट कर दी। एक थ्रेड में बहुत सारे धागे होते हैं, ऐसा लगता है कि थ्रेड जो स्प्लिट कर दी। क्यों स्प्लिट कर दी? क्योंकि जो थ्रेड है ना, उसके पार्टिकल बहुत स्पीड से ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा थ्रेड जो है स्प्रेड कर गया ऐसे। ये स्टैंडिंग वेव होती है। इवन आप खुद जनरेट कर सकते, इसको मैं ऐसे भी बता दूं, इस तरह से क्या होता है, अगर आप इस धागे को थोड़ा सा प्लग करके छोड़ भी दोगे ना, यहाँ पर एक धागा बंधा हुआ दोनों तरफ, उसको थोड़ा प्लग करके छोड़ोगे तो आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी। इसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। इसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड और कम है, इवन इसका एम्पलीट्यूड ही 0 है। ये वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड 0 है। नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिंग वेव जो होती है उसमें ये वेव जैसे से आगे आगे मूव करती रहती है। हम्प जब मूव करता तो हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो सबका सेम होता है, बट इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ सबका अलग। एक्चुअली स्टैंडिंग वेव के लिए हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसे आपने एक बार इसको प्लग कर दिया ना, तो ये इसी तरह से ऑसिलेट करते रहेंगे। जैसे इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं, बड़ा इस तरह ऑसिलेशन करते रहेंगे। एनर्जी स्टोर हो जाती है इसके अंदर, कांस्टेंट रहती है। हाँ, वैक्यूम होना चाहिए, ऑब्वियसली इस मीडियम में करोगे तो नहीं होगा, बट वैक्यूम अगर है तो हम कहते हैं एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है स्टैंडिंग वेव में। बाकी वेव्स में क्या होती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, बट एक स्टैंडिंग वेव में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। और हमें पता है एक ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी ना तो एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और स्टैंडिंग वेव के लिए भी हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो हमने दोनों को रिलेट कर दिया। लेकिन अब ये तो क्या थी, एक लाइन थी, और एज पर बोहर जो ऑर्बिट है वो तो एक सर्कुलर पाथ है। तो यहां पर स्टैंडिंग वेव कैसे इमेजिन करें, फिर से मैं कहूंगा, अब मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह शो कर रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वेव बोल रहा हूं तो ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं ये सही नहीं है। बस इस पिक्चर को इस डेरिवेशन तक यूज करना। ये जो पिक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूं, ये पिक्चर आपको इसी डेरिवेशन तक रखनी है, इसके अलावा इस इमेज को कहीं और यूज नहीं करोगे आप, क्या है चलिए देखते हैं। तो अब यहां पर क्या है, अगर आप मानिए कि इलेक्ट्रॉन इसको ना थ्रेड की तरह समझ लीजिए, जैसे स्ट्रिंग होती है ना, उसी तरह से आपको इसमें भी वेव्स जनरेट करनी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं, यहां पर ये पूरी कनेक्टेड पर ये पार्ट अंदर जा रहा है, ये पार्ट बाहर था, ये होते ही वेव। कोई भी अगर वेव है तो एक पार्ट ऊपर है, अगर आप इस तरह से नोटिस करोगे, यहां पर ऐसा नहीं कि ये दोनों, ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ऐसे ही होगा, राइट। तो यहां पर ये सिचुएशन रहती है, एक ये पार्टिकल अंदर, ये बाहर।
ऐसा नहीं हो सकता कभी भी किसी वेव में कि ये इस तरह की इमेज है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। एक पार्ट ऊपर, दूसरा पार्ट नीचे, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है, फिर ये नीचे जाता है, ये ऊपर नीचे, ऐसे जैसे स्प्रिंग, वो भी सोच सकते। अब यहां पर क्या है, ये एक वेवलेंथ हुई, फिर क्या होगा, ये इस तरह से आगे वाला कुछ इस तरह से, ये एक कह सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये लेमडा के, एक वेव कंप्लीट होगी, ये लेमडा डिस्टेंस, ये वापस लेमडा डिस्टेंस। अब एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो यहां पर भी जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये अंदर बाहर ऐसे ही होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, अगर एक अंदर एक बाहर, यहां से भी आप देखोगे, अब जरूरी कि यहां से यहां आप इमेजिन करो, यहां से यहां पे भी इमेजिन कर सकते, तो ये यहां से यहां लेमडा डिस्टेंस, यहां से यहां फिर लेमडा डिस्टेंस, यहां से यहां फिर लेमडा डिस्टेंस, यानी जो ये ऑर्बिट है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r। अगर आप चाहते हो कि एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, यानी अंदर होगा तो बाहर भी होगा, मतलब ये लेमडा फिर ये लेमडा, लेमडा पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पार्ट यहां से लेके सिर्फ यहां कर दो, ये नहीं हो सकता। ये पूरा एक लेमडा कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी जो सरकमफ्रेंस है वो लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। यानी अब ये ऐसे होगा, ये पार्ट अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर जाएगा तो ये अंदर आएगा, समथिंग लाइक दिस वन। ये बाहर गया, ये अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर आया। ऐसे डायग्राम्स आपने नॉर्मली देखे भी होंगे। बहुत बार क्या होता है, कुछ इमेज क्रिएट करने के लिए हम इस तरह के डायग्राम्स बना देते हैं, बुक्स में भी होते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको ये डायग्राम दिख जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग 2 पाई r सरकमफ्रेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लेमडा, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इससे कैसे डिराइव होगा बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, तो देखते हैं 2 पाई r इक्वल्स टू n लेमडा की जगह h अपॉन mv, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इस mv को इधर लेके गया तो mgr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, बोहर्स क्वांटाइजेशन। अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का कि डिराइव करिए यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की इमेज बना लो, कोई इमेज नहीं, आपको ये इमेज नहीं बनानी है। ये इमेज केवल इस डेरिवेशन तक लिमिटेड है, इसके अलावा इसको कहीं पर भी यूज नहीं करो। आगे चल के आप लोगों ने ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं, आपने, मैं और बताऊंगा आपको। ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप के भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल डम्बेल शेप के भी होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के भी आपने डायग्राम देखे हुए हैं। तो ये तो, और मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि बोहर ने भी इसी तरह से कुछ सोच के ये फॉर्मूला डिराइव किया है, लेकिन बोहर इलेक्ट्रॉन को वेव बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही बोहर इलेक्ट्रॉन को वेव बोलेगा, मान लो बोहर को भी ये पता था, बट इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम वेव बोलेंगे, बोहर मॉडल तो पूरा ही कोलैप्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि बोहर मॉडल तो पूरा इमेजिनेशन पे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो पूरा एक इमेजिनेशन। जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए, फॉर्मूले जो डिराइव किए वो सर्कुलर मोशन मान के डिराइव किए। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा बोहर मॉडल अपनी जगह सही है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपनी जगह सही है, और ये एक शॉर्ट तरीका जिसके थ्रू हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करते हुए बोहर्स क्वांटाइजेशन को डिराइव कर दिया। बस इसको अलग रखो, कोई कनेक्शन नहीं है बाकी डी ब्रोगली में और बोहर में, आपको मिक्सअप करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और फाइनली अब हमने ये कह दिया कि पार्टिकल्स की भी ड्वेल नेचर होती है, पार्टिकल्स की भी ड्वेल नेचर होती है, लाइट एज वेल एज वेव नेचर, वो भी इंटरफेरेंस शो करते हैं, वेव नेचर हमें कंसीडर करनी होगी। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूं, जनरल क्वेश्चंस है, उसके बाद हम आएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। जैसे लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बात की थी फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी हम यहां पर अभी बात करेंगे। कोई भी बल्ब जो होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, हमें पता है ये सब लाइट एमिट करते हैं, ये सब लाइट एमिट करते हैं। इनका जैसे हमने देखा 60 वॉट का बल्ब, इसका क्या मतलब होता है? 60 वॉट मतलब 60 जूल पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड ये कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? 60 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। किसकी फॉर्म में? वही लाइट, रेडिएशन बोल दो, फोटोन बोल दो, एक ही बात है, लाइट, रेडिएशन, फोटोन। हाँ, लेकिन जो बल्ब होते हैं हम कहते हैं व्हाइट लाइट एमिट करते हैं। व्हाइट लाइट मतलब इनके जो इनसे जो लाइट एमिट हो रही है उसमें सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, विजिबल के सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो लाइट का सोर्स है वो किसी एक वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को ही एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। emits wavelength, emits radiation of single wavelength. Emits radiation of single wavelength। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, वो रेडिएशन, फोटोन एमिट कर रहा है। तो लिखिए क्वेश्चन की, कैलकुलेट number of photons emitted per second by a bulb of 60 watt capacity, if it emits photon of wavelength 6620 एंगस्ट्रॉम ओनली, यानी जो ये रेडिएशन एमिट कर रहा है उनकी वेवलेंथ केवल यही है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हो। 60 वॉट का बल्ब है, बताना पर सेकंड वो कितने फोटोन्स एमिट कर रहा होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि पर सेकंड वो इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकंड, और एक फोटोन की एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हो। तो एक सेकंड में कितने फोटोन्स एमिट होंगे, कर ही सकते हैं। आसान है नहीं? तो नंबर ऑफ फोटोन्स एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, 60 डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, hc बाय लेमडा, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। यहां पर आप देखना होगा कहां 1240 यूज करना है, कहां नहीं करना है, ये आपको समझ में आना जाना चाहिए। यहां पर ऑलरेडी डेटा इस तरह से दे रखा है तो मैं 1240 यूज नहीं कर रहा हूं। hc बाय लेमडा 6620 इंटू 10⁻⁴
-10। इसको सॉल्व करना होगा, ये आ गया 1000 ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने हैं, ये इसको हटा देता हूं, ये हो गया 20 इंटू -26, ऊपर जाएगा तो +26, 329, उनमें से 10 माइनस हो गया तो 19, यानी 2 इंटू 10⁻20, सॉरी प्लस माइनस नहीं, 2 इंटू 10⁻20। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी पर सेकंड वो बल्ब इतने फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा, 2 इंटू 10⁻20। इसी का एक पार्ट लिखिए, यू मान लीजिए ये ए पार्ट था, बी पार्ट लिखिए। If all the above photons are allowed to fall on a metal surface of work function 1 electron volt, find the number of electrons emitted per second, and photocurrent, assuming 100% quantum efficiency, इस लास्ट लाइन का मतलब ये है कि जितने भी कैपेबल फोटॉन्स हैं, यानी कैपेबल फोटॉन से मतलब जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, वो सब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, यानी जितने कैपेबल फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अगर क्वेश्चन में ये क्वांटम एफिशिएंसी नहीं भी दे रखी है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आप 100% ले सकते हो, अदरवाइज जो भी दे रखी है उसको हम यूज करेंगे, बट नहीं दे रखी तो आप बाय डिफॉल्ट 100% ले सकते हो। तो अब आपको बताना है एक तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और दूसरा फोटो करंट क्या होगा। ठीक है, करते हैं चलिए। तो पहले तो अब ये देखना होगा कि क्या ये फोटॉन्स कैपेबल है या नहीं है, जो फोटॉन्स हमने यूज किए हैं क्या वो कैपेबल है या नहीं, क्योंकि वर्क फंक्शन दे रखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या वो कैपेबल है। निकालो एनर्जी ऑफ फोटॉन, Hc 6.62 into 10⁻⁻34, 3 into 10⁸ divided by lambda 6620 into 10⁻⁻10, 1000 10⁻⁻7, ऊपर गया 15 तो 3 into 10⁻⁻19। हाँ लेकिन ये किस में है, जूल में। हमें वर्क फंक्शन किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वर्क फंक्शन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी राइट नाउ जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो यही क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड पर सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड। और क्या निकालना है, करंट। तो अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना मूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मूव कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10⁻20 इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19, तो ये 10 आ जाएगा, 16 32 एम्पियर करंट पास होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के साथ यहां पर मैं बता दूं, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, शीट में भी है। जैसे HH है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा गिवन है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी इस तरह से गिवन है। लेट्स से ये गिवन है 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनको तोड़ने के लिए हम फोटॉन्स यूज कर सकते हैं, फोटॉन्स यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस फोटोन की एनर्जी जो है वो एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर पहले तो हमें सिंगल बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ ए सिंगल बॉन्ड 200 किलो जूल है, 10⁻³ जूल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी आ गई। और आपको जो फोटोन चाहिए उसकी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए मिनिमम इतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी दी तो क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है कह सकते हो वो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। बट बॉन्ड तोड़ने के लिए इसके बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए, तो ये बॉन्ड एनर्जी पर बॉन्ड काउंट करो और उसको एनर्जी से रिलेट कर दो, एक फोटोन की एनर्जी। वेवलेंथ निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फिर वही क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी आ जाते हैं कि बताओ कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो पहले बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, फिर उसके अलावा जो आपने एनर्जी दी है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, देख सकते हो। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। लेट्स से यहां पर एक लाइट का सोर्स, कोई सोर्स ऑफ लाइट जो कि लाइट एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन एन फोटॉन्स एमिट कर रहा है, एन फोटॉन्स वो एमिट कर रहा है पर सेकेंड। हमें बताना है इस सोर्स ऑफ लाइट से बहुत दूर मान लीजिए एक छोटी सी डिस्क रखी हुई है, एक छोटी सी डिस्क रखी हुई है जिसकी रेडियस स्मॉल आर कह दो, रेडियस स्मॉल आर। तो हमें ये बताना है कि इस छोटी सी डिस्क पर, यानी ये जो स्मॉल आर है ना, मैं इसको ऐसे कह दूं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बहुत ज्यादा है, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और डिस्क की रेडियस बहुत कम है, यानी डिस्क का एरिया भी बहुत कम है। तो हमें ये बताना है कि एन फोटॉन्स जो ये सोर्स पर सेकंड एमिट कर रहे हैं उसमें से कितने फोटॉन्स इस डिस्क को स्ट्राइक करेंगे।
कितने फोटॉन्स इस डिस्क को स्ट्राइक करेंगे वो हमें बताना है। क्या सारे करेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो सभी डायरेक्शन में स्फेरिकली एमिट कर रहा है। सोर्स ऑफ लाइट जैसा मैंने बनाया स्फेरिकली एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, सामने भी करेगा, पीछे भी करेगा, ऊपर नीचे सब तरफ कर रहा है। तो n फोटॉन्स में से इस डिस्क पर, डिस्क का एरिया निकाल सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होगा डिस्क का। तो इस डिस्क पर कितने फोटॉन स्ट्राइक करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? इमेजिन करो एक कैपिटल आर रेडियस का एक बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन करो, बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन करो, और ये सोर्स ऑफ लाइट उसके सेंटर पर है। टोटली कितने अल्फा पार्टिकल टोटल कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है? n। तो कह सकता हूं सारे फोटॉन्स जो है वो इसी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पास होंगे, सारे फोटॉन्स इसी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पास होंगे। यस, स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा? स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा पता है सबको? 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फोटॉन्स इसी सरफेस के थ्रू निकल रहे होंगे, तो कह सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि स्ट्राइक कर रहे होंगे पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया तो टोटल n फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, कितने एरिया पर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया कितने हो जाएंगे? n/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके पर यूनिट एरिया इतने फोटॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे। अब आप इसी स्फीयर की सरफेस को इमेजिन करो, और इमेजिन करो उसकी सरफेस पर एक छोटी सी डिस्क हमने बनाई। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जो इस बड़ा सा स्फीयर आपने सोचा है उस पर आप एक छोटी सी डिस्क इमेजिन की। हाँ देखिए, ये जो डिस्क आप इमेजिन कर रहे हो स्फीयर को सोचते हुए, तो ये डिस्क एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ये स्फीयर बहुत बड़ा इमेजिन किया हुआ है और ये डिस्क बहुत छोटी है, तो आप उसे एक फ्लैट डिस्क की तरह इमेजिन कर सकते हो। अदरवाइज तो थोड़ा सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप होगा इसका, ऐसा शेप होगा इसका। तो बट अगर स्फीयर बहुत बड़ा है तो इसको हम, जैसे अगर ये दिख रहा है कॉनकेव से, बट इसको मैं छोटा करता जाऊंगा तो फिर ये नहीं दिखेगा। जैसे होते हैं अर्थ की सरफेस, अर्थ बहुत बड़ी, हमें बहुत बार जमीन जो है अर्थ का सरफेस वो फ्लैट दिखती है। क्यों फ्लैट दिखती है? क्योंकि हम छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, अदरवाइज तो वो भी फ्लैट नहीं। तो इसीलिए यहां पर मैंने कहा था कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बहुत बड़ा है, तभी आप इसको, यानी ये जो पार्ट है इसको फ्लैट इमेजिन कर सकते हैं, यानी एक डिस्क की तरह सोच सकते हैं, एक डिस्क की तरह सोचा जा सकता है। तो अब इस डिस्क पर कितने पार्टिकल्स, कितने फोटॉन्स टकरा रहे होंगे? तो पर यूनिट एरिया इतना है, तो डिस्क पर कितने पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डिस्क के एरिया से, इस पाई आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग the disk per second, ठीक है, निकाल सकते हो। जितना कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, कि जितने कंपेरेबल होंगे एक्यूरेसी उतनी कम होगी। लिखो एक लाइन, a source of light of 640 watt capacity, 640 watt capacity emits photon of wavelength 310 nanometer
Find the number of photons striking. Find the number of photons striking a sphere of radius 1 centimeter. 1 centimeter, अच्छी तरह से सुनना, 1 centimeter, kept at a distance 5 kilometer. Kept at a distance 5 kilometer. एक तो फील आता सर कुछ भी नहीं होगा वहां पर, 5 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा स्फीयर रखा हुआ आपने, इतना सा, और आप पूछ रहे हो उस पर कितना फोटोन गिरेंगे। सर इतना दूर है, कुछ भी नहीं गिरने वाला, बोल जाओ नहीं, बट गिरेगा। हाँ, बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। तो पहले तो ये निकालना होगा कि कितने फोटॉन्स ये सोर्स एमिट कर रहा है। तो यानी मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो एन लिख देता हूँ मैं, लैंग्वेज लिखने के बजाय। अच्छा, अब यहाँ पर वेवलेंथ 310 दे रखी, तो इसी को 1240 यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी 640 जूल, Hc बाय लैम्डा 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 310 नैनोमीटर। नैनोमीटर से तो नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन और ये वैल्यू भी कितनी आ गई 4, बट ये आ गया 160 जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको भी जूल में कन्वर्ट करना होगा -9। कितने आ गए 100, तो 10 की पावर 21। ये तो निकल रहे हैं टोटल, पहुंचेंगे कितने पाई से पाई कैंसिल, 10 की पावर 21 बाई 4 R 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 10 टू पावर -6 स्क्वायर, 5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा 25 किलोमीटर को भी मीटर में, तो फिर से 10 टू पावर 6 100 नहीं, यहां गड़बड़ कर दी, सॉरी, सेंटीमीटर को मीटर में, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 10 पावर -2, तो 400, तो ये हो गया 100 8 12, तो ये 10 टू पावर 9। अच्छा, एक डाउट आता है सर, ये तो डिस्क के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था और आपने तो स्फीयर ले लिया, तो फिर एरिया पाई आर स्क्वायर थोड़ी होगा, क्या लगता है पाई आर स्क्वायर होगा या 4 पाई आर स्क्वायर होगा? पाई आर स्क्वायर ही होगा, चाहे स्फीयर हो चाहे डिस्क। क्यों? क्योंकि आपको इस पीछे वाले सरफेस पे भी क्या फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको डिस्क से मतलब
चाहे यहाँ डिस्क रखी हो, चाहे स्फीयर रखा हो, फोटॉन्स तो उतने ही गिरने वाले, फोटॉन्स तो उतने ही गिरने वाले, फोटॉन्स उतने ही गिरने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात? तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्ट एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ थ्योरी का पार्ट नहीं था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग यानी डी ब्रोगली ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की भी ड्वेल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर करें तो एज पर हाइजेनबर्ग ने जो कहा वो मैं पहले बता रहा हूं कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड या मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट स्पीड या एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम उसका मेजर नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऑन पेपर भी पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटल एरर है, थियोरेटिकली ऑन पेपर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। राइट? अब अगर आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली बात है, जब भी ये स्टेटमेंट बोला जाता है तो ऐसा लगता है सर क्यों, समझाओ। तो अभी समझना कितना मुश्किल है ये एक छोटी सी स्टोरी से बता देता हूं आपको, कि पूछना तो बहुत आसान है सर क्यों बताओ आपको, बट ये कितना मुश्किल है वो मैं आपको समझाता हूं। हाइजेनबर्ग ने ये अपनी बात जो है, हाइजेनबर्ग ने अपनी बात एक कॉन्फ्रेंस में रखी थी, और उस कॉन्फ्रेंस में वेल नोन बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे, उनमें आइंस्टाइन भी थे। आइंस्टाइन, क्योंकि ये बात अब मैं जो कर रहा हूँ हाइजेनबर्ग की, ये 1920s की बात है, 20th सेंचुरी में 20s की बात है, 1925 के आसपास आप कह सकते हो। नहीं है, हाइजेनबर्ग ने अपनी इन बातों को एक कॉन्फ्रेंस में रखा, तो हाइजेनबर्ग को वहां से भगा दिया गया। हाइजेनबर्ग को वहां से भगा दिया इन द सेंस कि कह दिया कि ये फालतू है, भूल जाओ इसको, ये सही नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली हाइजेनबर्ग बहुत परेशान होके वो एक किसी आइलैंड पे चला गया, ऐसा कहा जाता है, सुना है, आइलैंड पे चला गया, 1-1.5-2 साल तक उसी आइलैंड पर रहा, और उस आइलैंड पे फिर उसने वहां पर रहते हुए एक नई मैथमेटिक्स इन्वेंट की, जिसे मैट्रिक्स मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब आप सोच सकते हो कि कुछ नया था, कुछ अलग तरह से मैट्रिक्स मैथमेटिक्स, उसको इन्वेंट किया उसने। वापस से वो आया वहां से, वापस आके उसने अपनी बात को बोहर को बताया। बोहर, हाइजेनबर्ग, डिरैक, मैक्स बॉर्न, ये कुछ साइंटिस्ट थे। पहले इन्होंने कह सकते हो कि आपस में डिस्कशन किया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई,
फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे सॉल्वे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अगेन उस कॉन्फ्रेंस में आइंस्टाइन भी थे, बाकी सारे साइंटिस्ट भी थे। हाँ, बट कह सकते हो कि आइंस्टाइन एक अलग तरफ थे और हाइजेनबर्ग, बोहर, डिरैक, मैक्स बॉर्न ये एक अलग तरफ थे। और मैं आपको बता दूं, तब तक ऑब्वियसली बात है आइंस्टाइन और इनका बहुत बड़ा नाम था। बोहर का नाम था बट इतना बड़ा नहीं था। फिर से इन्होंने यानी अपनी बातें रखी, बोहर ने ये सारी बातें रखी, जबकि बोहर मॉडल ऑलरेडी आ चुका था, बट बोहर ने अब इस टाइम तक एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा मॉडल सही नहीं है, मेरा मॉडल सही नहीं है। बोहर ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। तो बोहर ने वापस से हाइजेनबर्ग, बोहर, मैक्स बॉर्न इन्होंने अपनी बातें रखी और ये कॉन्फ्रेंस कुछ 3 या 5 डेज तक चली होगी। हर दिन बोहर ने अपनी बातें रखी, आइंस्टाइन ने उस पर कुछ क्वेश्चंस रेज किए, डिस्कशन हुआ। एट द एंड ऑफ द डे ये लगा कि यानी हर दिन इस तरह से लगा कि नहीं, बोहर जो कह रहा है वो सही है। फिर नेक्स्ट डे फिर डिस्कशन हुआ, फिर लगा कि बोहर जो कह रहा है वो सही है। एट द एंड ऑफ द सॉल्वे कॉन्फ्रेंस ये सभी को लगने लग गया था कि जो बोहर, हाइजेनबर्ग जो कह रहे हैं वो सही है। एंड आइंस्टाइन वॉज प्रूव्ड रॉन्ग और आइंस्टाइन को भी उनकी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब आप सोच लीजिए कि जिस बात को समझने में आइंस्टाइन को भी टाइम लगा हो, उसको मैं यहाँ पर 5-10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में समझा दूं, 2 घंटे में समझा दूं, मैं समझ लूं, ये आसान नहीं है, राइट? तो ये आपको एज ए फैक्ट ही एक्सेप्ट करना है, एज ए फैक्ट ही आपको मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पूरी, और इनफैक्ट कह सकते हो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहां से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, ये उसके स्टार्टिंग है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड है इसका भी एक एग्जांपल मैं देता हूं। ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड उसका भी एग्जांपल मैं देता हूं कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई, उसके बाद यानी इनिशियली यहां से स्टार्ट हुई, डिरैक, मैक्स बॉर्न, हाइजेनबर्ग, बोहर, उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है फिनमैन ने इसको आगे बढ़ाया क्वांटम मैकेनिक्स को। लेकिन जब फिनमैन ने अपनी बातें रखी तो डिरैक ने उसका अपोज किया कि नहीं, तुम सही नहीं हो। बट कुछ सालों के बाद लगा कि नहीं, जो फिनमैन कह रहा है वो सही है। फिनमैन ने अराउंड 1940 तक अच्छा खासा क्वांटम मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूशन किया। 1940 के बाद गोल्डमैन आया। गोल्डमैन ने 1940 से 1950 के अराउंड गोल्डमैन ने बहुत सारी बातें ऐड की क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन गोल्डमैन की बातें फिनमैन को समझ में नहीं आई। गोल्डमैन की बातें फिनमैन को समझ में नहीं है, वो उसको कहता था, अपोज करता। और इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती गई, इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती गई। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त ऐसा नहीं कि हाँ हम एटम के स्ट्रक्चर को बहुत समझ लेंगे, या अब मैं आपको बता दूंगा कि एटम कैसे दिखता, नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी हम बहुत कुछ नहीं समझ पाए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, ये अभी भी हमें नहीं पता है। रिसर्च अभी भी चल रही है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं पता। तो कुल मिला के यानी ये जो मैं क्यों स्टोरी सुना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि क्या था, बहुत बार सब समझ में नहीं आया, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपके सोचो कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाए, तो नहीं आ सकता। हाँ, आप जाइए IITs में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर अच्छे लेवल के प्रोफेसर हैं, आप उनके साथ शायद वहां पर आप समझ सकते हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं। उसके लिए अच्छी खासी क्वांटम मैकेनिक्स आपको पहले पढ़नी होगी, तब उनकी गाइडेंस में रहते हुए आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाँ, सिंपली अब सिंपल से एग्जांपल से मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू होता है ना, थोड़ा फील ले सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं है। बट वो एग्जांपल्स कितने सही है, क्या है, उसकी हम बात नहीं करें, बस उससे होता है ना, फील आ जाता है, हाँ सर थोड़ा समझ में तो आ गया जो आप कह रहे हो। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द
स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। और एक फॉर्मूला भी दी, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 एच अपॉन 4 क्या है ये डेल्टा एक्स? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी बोलो या एरर बोलो, एक ही बात है। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में पुट करने का तरीका है। अनसर्टेनिटी है तो वो एरर ही, एरर इन पोजीशन। एरर इन मोमेंटम। और हाइजेनबर्ग का ये कहना है कि इन दोनों में एरर का प्रोडक्ट हमेशा h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगा। ये एरर जो है हमेशा h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगी। अगर आप किसी एक में एरर को कम करने की कोशिश करोगे तो दूसरे में एरर बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप डेल्टा पी को इधर लेके जाओ, डेल्टा पी जैसे जैसे कम होता जाएगा, मोमेंटम में एरर कम होती जाएगी, पोजीशन में एरर बढ़ती जाएगी। पोजीशन में एरर को कम करने की कोशिश करोगे, मोमेंटम में एरर बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट किसी में भी एरर आप जीरो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक में एरर जीरो की तो दूसरे में एरर इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी में भी आप एरर जीरो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एरर तो आप कम कर सकते हो, लेकिन एरर जरूर होगी। अब क्वेश्चन जो आता है यहां पर भी ध्यान रखना, ये एरर एग्जैक्टली नहीं बता रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू बात हो रही, इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। एरर कितनी होगी वो अगेन आप यहां से नहीं निकाल सकते। ये कह रहा है कि एरर मिनिमम इतनी तो होगी। तो फॉर मिनिमम एरर जो हम क्वेश्चंस करते हैं, फॉर मिनिमम एरर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को m इंटू वी लिख सकते हो, m तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा v इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। हाँ, यहाँ से फिर से यही कहूंगा, ये m की वैल्यू, h की वैल्यू बहुत कम होती -34, तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट तभी आती जब मास भी बहुत कम हो। अदरवाइज 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, किलोग्राम, इस रेंज में जब बात करोगे तो ये एरर इतनी कम होती कि आप और हम इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये एरर सिग्निफिकेंट होती है, जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हम करते हो तो मिनिमम एरर के लिए ही करते हैं। जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो मिनिमम एरर के लिए करते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ठीक है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, जैसा मैंने कहा था, थोड़ा सा मैं इसको समझा सकता हूँ। इसको आप ऐसे सोच लीजिए, इसमें भी एक दो फैक्ट इन्वॉल्व होंगे। क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो क्या लगता है, बिना लाइट के आप देख पाते हो? नहीं देख पाते, लाइट चाहिए होती। किसी भी को भी ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल के आती है, लाइट निकल के आती है, रेडिएशंस जो निकल के आते हैं, वही हमारी रेटिना पर एक इमेज बनाते हैं। उसी के थ्रू हम एक इमेज बनाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है आपको वो कितना दूर है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन में हमेशा जो लाइट आप यूज कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ के बराबर एरर रहती है। वेवलेंथ के बराबर एरर रहती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो लाइट हम यूज करते हैं विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट यानी 4000 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको कन्वर्ट भी करोगे तो 5 × 10⁻⁷ मीटर, 5 × 10⁻⁷ मीटर इस रेंज में कुछ होगी, इतनी एरर होगी। ये 5 × 10⁻⁷ तो बहुत ही कम हमारे लिए, तो हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट किसी की भी अगर आपको पोजीशन को मेजर करना है, तो जो लाइट आप यूज करो उसकी वेवलेंथ के बराबर एरर रहेगी। अब अगर आप चाहते हो कि एरर कम हो तो आपको वेवलेंथ कम करनी होगी। वेवलेंथ कम करनी होगी यानी एनर्जी को, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब सोचिए आप ये कैसे, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं इसको। इमेजिन करिए आपको एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी, उसकी आपको स्पीड फाइंड आउट करनी। वो कैसे कर सकते हैं हम स्पीड? ऑब्वियसली स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि t = 0 पर ये कहाँ था और 10 मिनट्स पर ये कहाँ पहुंच गया। डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही करना हो। डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन।
तो अब आपने क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पर ये कहां था, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमने उसके लिए लाइट थ्रो की, यानी उसके ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो मतलब रेडिएशंस के थ्रू। तो क्या होगा, जब लाइट उस, सपोज करो अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो लाइट जब उस फोटोन जब उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन हमें एग्जैक्ट पता चले। तो जो फोटोन हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए तो उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन जब उस पार्टिकल से टकराएगा तो उस पार्टिकल की स्पीड को ही बदल देगा, बदल जाएगी उसकी स्पीड। अगर ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन यूज किया, यानी कम वेवलेंथ वाला फोटोन यूज किया, तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। यानी अगर आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपने उसकी स्पीड को ही बदल दिया। पोजीशन में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे तो स्पीड में एरर बढ़ती जाएगी। और अगर हम चाहें कि उस इलेक्ट्रॉन यानी जो भी पार्टिकल उसकी स्पीड ना चेंज हो, तो फोटोन जो हम यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई तो ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे। उसकी पोजीशन में वेवलेंथ के बराबर एरर रहेगी, वेवलेंथ के बराबर एरर रहेगी। यानी अगर आप वेलोसिटी को सही से मेजर करने की कोशिश करना चाहोगे, यानी वेलोसिटी को हम चेंज नहीं करना चाहें, तो पोजीशन में एरर जो है वो बढ़ने लगी, पोजीशन में। यानी अगर इसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे तो इसमें एरर बढ़ेगी, और इसमें इसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे तो इसमें एरर बढ़ेगी। मैं बहुत ज्यादा इस एग्जांपल को नहीं चाहता हूं कि आप अगेन इसको कहीं यूज करें, एक थोड़ा सा अच्छा सा फील आ जाए, दैट्स इट। 100% तो बहुत दूर की बात है, आपको लगे थोड़ी सी बीच में हाँ ऐसा थोड़ा तो कुछ आया, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको। चलिए, अगर आप फिनमैन की बुक पढ़ोगे ना, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, बुक्स भी लिखी है, अगर आप उसका फर्स्ट पेज पढ़ोगे ना प्रीफेस में, तो फिनमैन ये कहता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद कोई ये नहीं समझ लेना कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई। इस बुक को पढ़ने के बाद कोई ये ना समझे कि कोई ये ना समझ ले कि उससे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई, क्योंकि फिनमैन का कहना था कि मुझे लिख के समझ में नहीं आई, आपको पढ़ के क्या आई। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, बट ये क्वांटम मैकेनिक्स की जो दुनिया है ना, ये हमारी दुनिया से अलग है, बिल्कुल अलग। तो पहली चीज तो वो जो फील वाला पार्ट है ना, जो हम कहते हैं फील नहीं आया, तो वो तो आना भी नहीं चाहिए। अगर फील आ गया तो मतलब समझ जाओ गलत है। अगर आपने फील कर लिया, अगर आपको फील अच्छा सा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, तब तो समझ दो कुछ नहीं समझ में आया। तो यहां पर तो लाइंस पता होनी चाहिए, क्या लिखना है, फॉर्मूले क्या है, एग्जैक्टली जो कहा जा रहा है वो करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।